आबा की हिदायत की परवाह किए बगैर बाहर आ गई। सब उसी तरह बेजार बैठे थे और कहीं बहुत दूर से आजान की आवाज आ रही थी। सफदर भाई, बाहर घूमने चले? उसने अम्मा की तरफ देखे बगैर कहा, मगर सफदर भाई बिल्कुल खामोश रहे। अब इसे स्कूल में दाखिल करा दो ना, वरना यूं ही मारी मारी फिरेगी, अम्मा ने तेज लहजे में कहा। मालूम करूंगा। सुना है यहाँ बस एक ही मिशन हाई स्कूल है और वहाँ सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है या फिर अपने मजहब की तबलीग होती है। अंग्रेजों के स्कूलों के सख्त खिलाफ हूँ। ये हमारी गुलामी से हर तरह का फायदा उठाते हैं। बात तो सर ये है कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ हो, उनकी नौकरी करोगे, मगर बेटी को उनके स्कूल में नहीं पढ़ाओगे। बस इस खानदान में तो सिर्फ तुम्हारी बहन और भांजा पड़ेगा। तुम्हारी एक साहबजादी 10 दर्जे पढ़कर घर बैठी है। उन्हें खैर से किसी कहानियों की वाहियात किताबें दे देकर तबाह किया, अब दूसरी को अंग्रेज दुश्मनी के सुपुर्द कर दो। अम्मा एकदम भपर गई। उसने घबराकर सफदर भाई की तरफ देखा। वही तो आपा को किताबें दे देते। सफदर भाई जैसे बौखलाकर अपने कमरे की तरफ भागे और अब्बा ने कुर्सी की पुश्ती से सर लगाकर आंखें बंद कर ली। वो उस वक्त कितने जख्मी नजर आ रहे थे। वो लड़ाई के खौफ से बाहर आ गई। बैठक के सामने वाले चबूतरे पर 2 आराम कुर्सियां पड़ी थी। वो वहां बैठकर पांव हिलाने लगी। 2 मंजिले मकान से हारमोनियम पर गाने की आवाज आ रही थी। कौन गली गियो शाम बतावे कोई, काशी ढूंढा बंदरा ढूंढा, गूगल में हुई शाम बतावे कोई, कौन गली गियो शाम बतावे कोई। वो चुपके चुपके बोल दोहराने लगी। गाना बजाना उससे कितना अच्छा लगता, मगर अम्मा के डर से कभी गाने का नाम न लिया। वो तो अम्मा के मुंह से यही सुनती रही थी कि शरीफों के घरों की लड़कियां नहीं गाती। चबूतरे पर बैठे बैठे शाम का अंधेरा छाने लगा। मंदिर से घंटों की आवाज आ रही थी और ढेरों परिंद बसीरा लेने के लिए दरख्तों में शोर मचा रही थी। सामने कच्ची सड़क पर बकरियों का रेवड़ धूल उड़ाता गुजर रहा था। वो उन्हें गिनने लगी, मगर जी न लगा। घर में लड़ाई देखकर वो कितनी रंजिदा हो गई थी। अंदर चलो बिट्टू, रात हो रही है। जब सफदर भाई ने अगर उसे उठाया तो वो उनसे लिपट कर रोने लगी। जब तुम स्कूल में दाखिल हो जाओगी तो दिल बहल जाएगा। सफदर भाई ने उस तरह उसे सीने से लगाया था जैसे मारे ममता के तड़प रहे हो। मामा लालटेन हाथ में ले जाने इधर उधर से क्या करती फिर रही थी। अब्बा और अम्मा उसी तरह बेजार बैठे थे। घूम आए? उसने अम्मा ने सख्ती से सवाल किया और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर अब्बा से मुखातिब हो गई। मैं कहती हूँ कि इसे फौरन स्कूल में दाखिल कराओ। मुझे तो अपनी इसी लड़की पर अरमान पूरे करने, तुम्हारे अरमान तो बहन और भांजे पर पूरे हो गए। सफदर मियाँ, तुम अपने कमरे में जाओ, अब्बा ने नरमी से कहा। और जब सफदर भाई अपने कमरे में चले गए तो अब्बा एकदम सख्त हो गए। मुझे मिशन स्कूलों से नफरत है, मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा, बेशक जाहिल रहे। ये तो मैं देखूंगी कि जाहिल रहेगी या पढ़ेगी। तुमको तो अल्लाह वास्ते का बेर है अंग्रेजों से। जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। अम्मा की आवाज में उसी तरह का तंज था कि अब्बा कुर्सी से उछल पड़े। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर अपने भाई के पास मेरे रुपए क्यों रखाए? मैं तो अपने बच्चों से मजबूर होकर नौकरी कर रहा हूँ। अगर तुमने वो रुपए गायब न किए होते तो मैं उनसे कोई तिजारत कर लेता। कौन से रुपए? अम्मा जैसे बिलबिला उठे। वही जो जमीन बेचने के बाद मेरे हिस्से में आए थे। खूब, वो रुपए तो आलिया और तहमीना के लिए यहाँ क्यों रखती? इसी लेना कि तुम्हारी बहन और भांजे के काम आ जाते। मैं भाई से बुद्धू नहीं हूँ। अम्मा हंसी। मैं तुम्हारे भाई पर दावा कर दूंगा। जानते हो मेरे भाई की बीवी अंग्रेज है। अम्मा ने बड़े गुरूर से सर ऊंचा कर लिया। वो तो मैं जानता हूँ। तुम्हारे भाई बेचारे यूं फिरते थे। अंग्रेज बीवी लाकर तो बड़ा ओहदा मिला है। अब बस तरह बात कर रहे थे जैसे गाली दे रहे हूँ। तुमको नौकरी करते 12-15 साल हो गए, मगर बड़ा ओहदा न मिला, इसलिए अब जलोगे, नहीं तो और क्या करोगे? अम्मा ने हिकारत से जवाब दिया। ओफो, अब्बा ने सख्त बेजारी से मुंह फेर लिया और फिर दालान के कोने में खड़ी हुई छड़ी उठाकर बाहर चले गई। अम्मा दुपट्टे का पल्लू मुंह पर डालकर धीरे धीरे रोने लगी। आप आकर उन्हें समझाने लगे तो उन्होंने आंसू पोंछ लिए। मैंने वो 2 रुपये तुम दोनों बहनों के लिए जमा कराए, वरना सफदर और नजमा पर उड़ जाती। अम्मा ने रुंधी आवाज में कहा। लंबी लंबी आहें भरने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि सफदर भाई भूत हैं जो सब कुछ खा जाएंगे। अम्मा के लिए उसका जी तड़प उठा था। ये चाहती थी जाकर अम्मा से लिपट जाए, मगर मारी घबराहट के अपने बिस्तर पर लेट गई। पूरा चांद उबर चुका था। हारमोनियम पर गाने की मध्यम मध्यम आवाज आ रही थी। जो मैं जानती बिछड़ता वो पिया घूंघट में आग लगा देती। वो गीत सुनते सुनते सो गई। सोते में एक बार उसने महसूस किया कि कोई उसे उठा रहा है, मगर वो न उठी।
जाने रात सबने खाना भी खाया था कि नहीं। वहाँ आए कुछ ही दिन गुजरे थे कि अब्बा की बैठक आबाद हो गई। कुसुम दीदी के पिताजी भी आने लगे थे। अम्मा हर वक्त गुस्से से भपड़ी रही थी। ये सब बेकार लोग हैं, उन्हें दुनिया का कोई काम नहीं। बेटी दिन रात गाती है और बाप सियासत बिगाड़ता है। कुसुम दीदी अम्मा को एक आंख न भाती थी। नफरत की सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि उनके पिताजी अंग्रेज राज के खिलाफ थे। उस पर जुल्म है कि वो हिंदू थे और उनकी बेवा बेटी गाती बजाती रहती थी। अम्मा को कुसुम दीदी से जरा भी हमदर्दी न थी। हालांकि उन्होंने दूसरी मुलाकात पर अपनी सारी बप्ता कह सुनाई थी। मैं तो सब 14-15 साल की थी। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। वो उन दोनों अमृतसर में बदली होकर गए थे। जिस दिन वो जलियांवाला बाग के जलसे में शरीक होने गए तो सास ससुर ने बैतरा रोका, मगर उनकी बातों पर हंसते रहे। मैं अपनी सास ससुर की बातें सुन सुनकर पागल हुई जा रही थी, पर मारे लाज के कुछ नहीं कह सकी। घूंघट के अंदर से उनके उठते हुए पाँव देखती रही। वो तो कहते थे कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, पर जाते समय मेरे दिल की मर्जी न पूछी। वो हंसते हुए चले गए और फिर कभी न मुड़े। मैं उनकी राह तक तक कर थक गई। मुझे बेवा जानकर सब मेरे साये से बचते, पर जाने क्या बात है कि मैं आज तक अपने को बेवा नहीं समझती। मैं बेवा हूँ मौसी? कुसुम दीदी ने अम्मा की तरफ देख कर पूछा था, और फिर जाने क्यों छत तकने लगी थी। अम्मा ने अपने सामने पादान खींच लिया था और जाने क्यों सब कुसुम दीदी से लिपट गई थी। उन्हें अगर मुझसे मोहब्बत होती तो कभी न जाती। उन्हें तो सिर्फ अपने देश से मोहब्बत थी। अब मैं अपनी मोहब्बत को कहाँ ले जाऊं? उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि मेरे सीने में भी दिल है। कुसुम दीदी जैसे फरियाद की और फिर साड़ी के पल्ले में वो छुपा लिया। अम्मा ने शायद उनकी बेशर्मी से घबरा कर मुंह फेर लिया था। कुसुम दीदी जब पहली बार उसके घर आई थी तो उससे ऐसा महसूस हुआ था कि कहानियों की परी आ गई है। उस दिन वो घर से बेजार होकर बाहर चबूतरे पर बैठी थी। उस दिन तो सख्त फसाद के बाद सफदर भाई उसे स्कूल में दाखिल करा आए थे। सफदर भाई ने शायद पहली बार अब्बा की मर्जी के खिलाफ कोई हरकत की थी, मगर अब्बा ने उन्हें एक लफ्ज न कहा था, सिर्फ अम्मा से बात न की थी। जब वो बोलते तो अब्बा मुंह फेर लेते। कुसुम दीदी अपने 2 मंजिला मकान से उतरकर उनके पास आ खड़ी हुई थी। नन्हे नन्हे गोरे पाँव चांद के 2 टुकड़े मालूम हो रहे थे और उनकी लंबी मोटी आंखों में कैसी आसिनी सी कैफियत थी। उसका हाथ था पर कितने प्यार से मुस्कुराई थी। मैं राय साहब की पुत्री हूँ, तुम्हारे अम्मा से मिलने आई हूँ, उन्होंने धीरे से कहा था। और इसी कहानियों की वो शहजादी याद आ गई थी जिसकी मुंह से बात करते फूल झड़ते थे। तहमीना आप और कुसुम दीदी की ऐसी दोस्ती घटी कि वो दोनों घंटों कमरे में जाने क्या क्या बातें करती। अम्मा उतनी देर तक जली जली फिरती और कुसुम दीदी अपने घर चली जाती तो अम्मा को कोई न कोई बुरी बात याद आ जाती। कम बखत काफिरों में क्या बुरा तरीका है कि दूसरा निकाह नहीं करते, कैसा अजाब होता है। उन जहान औरतों को बिठाए रखे, जवान जहान औरतों को बिठाए रखना। हमें पता है कि जवान जहान बेवाएं किस तरह हंडिया में गुड़ फोड़ती हैं। आपा सर झुका कर सब कुछ सुन लेते, मगर उसे ऐसी बातें बड़ी बुरी लगती। कुसुम दीदी तो चोरी छुपी उसे हारमोनियम भी सिखाने लगी थी। कुसुम दीदी गुड़ खाती नहीं जो फोड़ेंगी, उन्हें गुड़ से नफरत है। वो गुस्से से चीख पड़ी थी और अम्मा खिलखिला कर हंसती। उस दिन उसने आपा से बात भी न की थी। ऐसी खामोशी किस काम की कि अपने सहेली की तरफ से बोलते तक नहीं। बड़ी आपाएं कहीं की, वो चिपके चिपके बड़बड़ाती रही। उस रोज शाम को जोर से आंधी चली और बादल घिर कर आ गए। शायद जून के आखिरी दिन थी। सारी रात बादल छाए रहे और किसी किसी वक्त हल्की सी बारिश हो जाती। अम्मा और आपा कमरे में सो रहे थे। वो आपा के साथ बरामदे में सो रही थी। किसी वक्त हवा तेज होती तो बौछार पायती तक आती और उसकी आंख खुल जाती, मगर एक बार जब उसकी आंख खुली तो आपा अपने बिस्तर पर न थी। बादल धीरे धीरे धमक रहे थे। उसे डर लगा, मगर आपा चंद ही मिनट में आ गई। पर वो अकेली न थी, सफदर भाई भी साथ थे। उसे सख्त हैरत हुई कि क्या आपा रातों को सफदर भाई से बात करती हैं? क्या वो अम्मा से इतना डरती हैं? आपा बिल्लियों जैसी चाल से आए और जब अपने बिस्तर पर लेटने लगे तो सफदर भाई ने उन्हें लिपटा लिया, फिर उनके चेहरे पर झुके रहे। उसने हमारे हैरत की सांस तक रोक ली थी। सलमा पुप्पी की कहानी उसे याद आ रही थी। उस वक्त उसके कितने अजीब से एहसास हो रहे थे। सुबह जब आपा उसे स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी तो उसने धीरे से पूछा था, आपा रात तुम कहाँ चली गए थे? हमारे ख्वाब के आपा के होंठ नीले पड़ गए थे। मैं कोई अम्मा से थोड़ी कहूंगी, मैं किसी से नहीं कहूंगी। उसने बूढ़ी औरतों की तरह आपा को तसल्ली दी तो उन्होंने उसे लिपटा लिया। उनका सारा जिस्म खौफ से कांप रहा था। अगर तुमने अम्मा से कह दिया तो जाने क्या करेंगी?
सलमा पुप्पी के साथ भी जो कुछ न हुआ होगा। बिट्टू तुम्हारे सफदर भाई बहुत अच्छे लगते हैं, बस इतनी सी बात है। वो खुद मुझे अच्छे लगते, मैं भला अम्मा से कह सकती हूँ। कहीं अम्मा भी उन्हें चपरासी से जूते। अप्पा ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उनका रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। मैं उनको यहाँ से भगा दूंगी, ये बात ठीक है। दालान में सफदर भाई खड़े थे, उनके साथ स्कूल चली गई, मगर वहाँ भी उसका जी न लगा। सफदर भाई कहते थे कि स्कूल जाकर जी बहल जाएगा, मगर वो तो बड़ी होती जा रही थी। हर बात का उसके दिमाग पर असर होता। रात का किस्सा बार बार याद आता और वो अंजाम के खौफ से एक लफ्ज भी न पढ़ सकी थी। उस दिन स्कूल की निगरान ने घर आने को कहा था। अम्मा और अब्बा सारा दिन घर सजाती रही। दीवारों में तने हुए मकड़ी के जाले तक साफ किए गए। सफदर भाई गेंदे और गुलाबासी के फूल ले आए जो नीले गुलदानों में सजा दिए गए। मामा ने बाल्टियां भर भर कर सहन धोया और वहां मेहंदी के पौधे के पास आराम कुर्सी और मेज बिछा दी गई। मेज पर आपा के हाथों का कड़ा हुआ सबसे खूबसूरत मेज पोश बिछाया गया। चाय के लिए नया जापानी सेट निकाला गया। वो सेट उसी वक्त निकाला जाता जब खास किस्म के मेहमान आते। चाय के साथ खाने को कई चीजें तली गई। अम्मा उस दिन बेहद खुश और मसरूफ नजर आ रही थी। दोपहर में उन्होंने न खुद आराम किया न मामा को कमर टिकाने दी। भाई हद है, अंग्रेज होकर खुद हमारे घर आने को कहा। अम्मा बार बार आपा से कहकर खुली जाती। अम्मा की इस बात पर उसने कई बार महसूस किया था कि सफदर भाई अपनी मुस्कुराहट रोकने के लिए होंठ बीच लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ज्यादा लोगों को चाय पर शरीक होना चाहिए। वो अंग्रेज है, शायद उसे पसंद न करे। 4 बजे में जब थोड़ी सी देर हो गई तो अम्मा ने तेवरी पर बल डालकर अपने हिसाब बड़ी आम से बात की और सफदर भाई उसी वक्त अपने कमरे में चले गए। ठीक 4 बजे मिसेस हावर्ड आ गई। अम्मा और अब्बा ने उनका खैर मुकद्दम किया। मिसेस हावर्ड की नीली कांच की गोलियों जैसी आंखें घूम घूम कर घर का जायजा ले रही थी। वो कुर्सी पर बैठते ही जल्दी जल्दी बोलने लगी। आप लोगों से मिलकर हम बहुत खुश हुआ है। आपका घर बड़ा अच्छा है, बड़ा साफ है। दूसरा, यहाँ का लोग तो बड़ा गंदा घर रखता है। बड़ा बड़ा बेगम भी घर साफ नहीं रखता। हम फिर जरूर आएगा आप लोग के पास। हाँ, इस मुल्क के लोग बड़े गंदे होते हैं। हमारी भाभी यानी हमारी भाई की बीवी अंग्रेज है। अम्मा ने बड़े फख्र से कहा। अच्छा। नीली कांच की दोनों गोलियां हमारे हैरत की टूटती नजर आने लगी थी। मिसेस हावर्ड की गहरी नीली आंखें उसे कितनी प्यारी लगती थी। स्कूल में जब वो उनके कमरे में जाती तो चुपके चुपके उनकी आंखों को देखती रहती। यहाँ की औरतें मुर्गियां पालती हैं और उनकी गंदगी। अम्मा जाने और क्या कहते कि आप बीच में बोल उठी। अब चाय पी जाइए। जब से सफदर भाई अम्मा की बात पर अपने कमरे में चले गए थे, उस वक्त से अम्मा बेजार हो रही थी। उनके चेहरे पर अचानक थकन के आसार पैदा हो गए थे। हाँ हाँ तहमीना बेटी, मामा से कहो। चाय के नाम पर अम्मा बौखला गई। उनका चेहरा फीका पड़ गया। जिस वक्त अब्बा दफ्तर जा रहे तो अम्मा ने उनसे कई बार कहा था कि चाय के वक्त पहुंच जाए ताकि मिसेस हावर्ड से अंग्रेजी में बातें करके उसे खुश कर सके। तुम हमारे पास बैठना मांगता आलिया। मिसेस हावर्ड ने प्यार से उसको देखा और वो अब्बा के पास से सरक कर उनके करीब बैठ गई। मगर जैसे ही चाय प्यालियों में उंडेली गई तो जल्दी से एक प्याली उठाकर खड़ी हो गई। अम्मा ने घूर कर देखा मगर वो सफदर भाई के कमरे की तरफ लपक गई। सफदर भाई अपने कमरे में औंधे मुंह पड़े थे। वो जाने उस वक्त क्या सोच रहे थे। कमरों के अंदर कितनी जल्दी शाम हो जाती है। उनके कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। सफदर भाई चाय उसने प्याली मेज पर रख दी। अरे वाह, उठ कर बैठ गई। आलिया बिट्टू, तुम भी मेरे साथ पियो। नहीं, मिसेस हावर्ड के साथ पीऊंगी। वो बाहर आ गई। मिसेस हावर्ड मजे ले लेकर शामी कबाब खा रही थी और मिर्ची आंसू बनकर टिपक रही थी। आपका लड़की बड़ा होशियार है, खूब पढ़ता है। मिसेस हावर्ड ने उसकी तारीफ की तो शर्मा गई। जी हाँ, हमारी लड़की बड़ी होशियार है। वैसे यहाँ की लड़कियाँ बड़ी कोड़ मगज होती हैं, पढ़ने के नाम से भागती हैं। हिंदुस्तानी लोग अपनी लड़कियों को जाहिल रखकर खुश होते हैं। अम्मा फिर तरंग में आ गई थी। कोड़ मगज, मिसेस हावर्ड ने समझना चाहा, बस होती है। और आपकी इस लड़की ने कितना पढ़ा? मिसेस हावर्ड ने हंसकर पूछा। 10 दर्जे। फिर बीमार पड़ गई, अम्मा ने कहा। आपा उस पूरे वक्त को खामोशी से गुजारती रही। उन्होंने मिसेस हावर्ड से एक बात भी न की। शाम 16 चुकी थी। बसेरा लेने वाले परिंदों की कतारें जाने किस सिमत उड़ी जा रही थी। मिसेस हावर्ड बौखला कर उठ गई। आपका साहब नहीं आया? हमारे को उससे मिलने का बड़ा शौक था। कहीं चला गया होगा दफ्तर के काम को। जी हाँ, आज उनके एक दोस्त मर गए थे, इसलिए उनके घर गए होंगे।
अम्मा उससे बड़ा और क्या बहाना कर सकती थी। एक अंग्रेज औरत के साथ चाय न पी सकने की कोई बड़ी वजह ही हो सकती थी। मिसेस हावर्ड की जाती अम्मा जैसे भुना उठी। देखा, चाय पर नहीं आए ना? वो तो कहो, मुझे अच्छा बहाना याद आया, वरना क्या समझती मिसेस हावर्ड, देख लेना, अपनी नफरत के पीछे कुछ करके रहेंगे। भला कोई उनसे पूछे कि अंग्रेज से ज्यादा चौकमिरान कौन होगा? अपने लोग तो ऐसे कि एक दूसरे का गला काटते रहते। अरे कौन समझा इस शख्स को? कोई काम लग गया होगा। आपा ने अब्बा की सफाई पेश की। काम? अम्मा बपरा उठे। कोई काम नहीं होगा। अरे वो शख्स, अम्मा जाने और क्या कुछ कहती रहती हो। जल्दी से सफदर भाई के पास चली गई। चाय की प्याली उसी तरह मेज पर रखे रखे ठंडी हो गई थी। सफदर भाई लालटेन की पीली पीली रोशनी में अजीब से लग रहे थे। सफदर भाई, आपने चाय नहीं पी? अरे तो क्या मैंने नहीं पी? वो प्याली उठाकर पानी की तरह पी गई। मैं नहीं बोलती आपसे, आप पी है तो क्या? वो कमरे से निकल रही थी तो सफदर भाई पुकार रहे थे, मगर उसने जवाब तक नहीं दिया। जब काफी अंधेरा हो गया तो मामा ने मेज कुर्सियां हटाकर पलंग बिछा दी। मामा थकन से चूर हो रही थी और अफीम के नशे से आंखें बंद हो रही थी। उनके हर मर्ज का इलाज सिर्फ अफीम से होता था। नन्ही सी काली गोली निकलती और सारे दिन की दर दर पट पट भूल जाती, थकन गायब हो जाती और मलिका जैसे शान से सो जाती। मामा बिस्तर लगाकर बावर्ची खाने में गए तो अब्बा आ गए। अम्मा उन्हें देखते ही बिखर गई। अब आए खान साहब। क्या उन्हें समझती होंगी कि आपको उनका आना बुरा लगा? हद है, वो अंग्रेज होकर हमारे घर आया और साहब बहादुर परवाह भी न करी। अगर वो रिपोर्ट कर दे कि जनाब ने उससे बदसलूकी की तो फिर होश ठीक हो जाएंगे। अम्मा ने इतने जोर से पादन बंद किया कि मामा घबरा कर बावर्ची खाने से बाहर निकल आए। अब वो जमाने लद गए जब तुम्हारे अंग्रेज के नाम से थरथरी छुटती थी। वो दूसरी बात है कि मैं कुछ न कर सकूं तो क्या नफरत भी नहीं कर सकता? अब्बा ने सख्ती से कहा। ये बदियत ताजिर, ये हुक्मरान क्या, मुझे तो उनकी सारी कौम से नफरत है। अगर मेरा दिमाग बड़े भाई जैसा होता तो फिर देखता, मगर मैं तो बंधा हुआ हूँ, नौकरी करने पर मजबूर हूँ। वो तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सबको भूखा मारने पर तुले हुए हो। यही तो वजह है कि नौकरी कर रहा हूँ, वरना मैं तो बड़े भाई की तरह दुकान करके बैठ जाता। मगर तुम तो सब कुछ अपने भाई के पास रख आए। वो बड़ा दयानतदार आदमी, उसकी बीवी अंग्रेज है। मैंने 10 दफा कहा कि मेरे भाई भवज का नाम मत लिया करो। अम्मा एकदम सिसकियां भर भर कर रोने लगी। आपा बड़ी खामोशी से पलंग पर पांव लटकाए बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी मलकजी चांदनी में उनके आंसू कितने दर्दनाक मालूम हो रहे थे। सब रो सब लड़ो, वो घर से भाग जाएगी, उसने बड़े बूढ़ों की तरह सोचा था। लड़ाई और आंसू उसकी रूह में लरस रहे थे। वो अपने बिस्तर पर औंधी लट गई और जोर जोर से सिसकियां ले लेकर रोने लगी। देखो बेगम, इन बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, ये सब तबाह हो जाएंगे। और अब्बा कपड़े तब्दील करने के लिए अपने कमरे में चले गए। अम्मा ने आंसू पोंछ ली। मामा, खाना ले आओ, आलिया सो न जाए। अम्मा ने आवाज दी। मैं नहीं खाऊंगी, तो जोर से चीखी और फिर रोने लगी। खाना आया तो उसने अब्बा के नरम नरम हथेलियों वाले हाथ अपनी पेशानी पर महसूस की, मगर वो सोती बन गई। वो तो उस दिन एलानिया सबसे रूठ गई थी। दिन गुजरते जा रहे थे। घर की फिजा धूप छांव की तरह बदलती रही थी। अब्बा की शाम में बैठक में गुजरती, दोस्तों की जमघट में वो जोर जोर से बातें करती। मामा चाय बना बना कर बाहर ले जाते हुए चुपके चुपके बड़बड़ाती रहती और अम्मा जैसे बड़े इस्तराब के साथ इधर उधर फिरती रहती या किसी किए हुए काम को फिर से करने लगती। आपा बस दूर खामोश रहती और किसी किताब की एक ही सफ़े को पढ़े चली जाती। खुदा जाने आपा इतना कम क्यों बोलती थी? क्या मोहब्बत लोगों को गूंगा बना देती है? क्या मोहब्बत का नाम अल्फाज की मौत होता है? फिर लोग इतनी घटिया चीज के पीछे क्यों भागते हैं? आपा तुम कितनी मासूम थी। घर के उस दर्दनाक माहौल से घबरा कर बैठक के दरवाजे पर जा खड़ी होती। नेहरू, जिन्ना, गांधी वगैरह के सुने हुए नामों के अलावा उसकी समझ में सिर्फ इतना ही आता कि सब अंग्रेजों की बुराई कर रही। उसे कोई भी मजे की बात न सुनाई देती। उस पर अब्बा उसे देखते ही अंदर जाने का हुक्म देते। सफदर भाई उसकी आंखों में केवल इशारे समझने से इनकार कर देते। वो भी तो शाम के वक्त बैठक से उठने का नाम न लेते थे। वो रंजिदा होकर बाहर चबूतरे पर जा बैठती और उसे अपनी पहली जगह याद आने लगती। कितनी दूर रह गई थी वो जगह। वहां से आते हुए ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर उसने इतने दर्द गिने थे कि सारे हिसाब में दम तोड़ दिया था। जेठ का महीना था। लो चलती रहती। आम और पीपल के दरख्तों में छिपे हुए परिंद सारा दिन शोर मचाते रहते।
सहन में लगा मेहंदी का छोटा सा पौधा सूख चला जाता। मामा लाख पानी डालते मगर उसकी पत्तियों पर रौनक न आती। चांदनी रातों में ठाकुर साहब के घर से कुसुम दीदी के हारमोनियम पर गाने की आवाज आती तो आपा उठकर टहलने लगती। कुसुम दीदी उन दिनों एक ही गीत को रटे जाती। अम्मा अब्बा के इंतजार से थक कर आपा से बातें शुरू कर देती। वही सफदर के खानदान से दुश्मनी की दास्तानें, नजमा फूफी की खुदगर्जी के किस्से, भाई और भावज के मोहब्बत भरे गीत। आपा पल के चिपका चिपका कर सब कुछ सुनते मगर खुद कुछ न कहते। अब्बा की बैठक जब सुनी होती तो किसी दोस्त के घर चले जाते और 10-11 से पहले वापस न आते। रात सोने से पहले सफदर भाई के पास चली जाती। बाहर चबूतरे पर उनका पलंग बिछा होता जहाँ वो खामोश पड़े कुछ सोचते रहते। सफदर भाई कहानी सुनाइए, वो जाते ही फरमाइश करती और उनकी कमर से टेक लगाकर बैठ जाती। सफदर भाई अपने बचपन में सुनी हुई कहानी याद करने लगते और जब कहानी याद आ जाती तो जोर से हंसते। वो हमेशा एक शहजादी और एक गरीब आदमी से कहानी शुरू करते थे और गरीब आदमी शहजादी को न पा सकने की गम में हमेशा मर जाता था। सफदर भाई आप तो किसी शहजादे से शादी नहीं करेंगे? एक बार उसने बड़ी फिक्र से पूछा था। ला हौल वला, मैं क्यों मरूंगा बिट्टू। वो इस कदर हंसे थे कि वो चिढ़ कर रह गई थी। गर्मियों की छुट्टियां गुजरती जा रही थी। वो खुश थी कि स्कूल खुलने के दिन करीब आ रहे थे। जितना वक्त स्कूल में गुजरता वो खुश रहती, सारी दुनिया को भूल जाती। उस दिन दोपहर में जब वो सो रही थी तो अम्मा के जोर जोर से बातें करने की आवाज ने उसे जगा दिया था। अब्बा की आवाज मध्यम मगर चिल्लाई हुई थी। वो घबरा कर दालान में आ गई जहाँ आपा पहले से खड़ी थी। उसकी समझ में न आया कि आखिर बात क्या है। शायद देर बाद बाहर से राय साहब की आवाज आई और अब्बा बाहर चले गए। आपा अब्बा के जाने से पहले अपने कमरे में चली गई। उस घर में सफदर दूल्हा बनकर उसी वक्त आएगा जब मेरी लाश निकल जाएगी। अब्बा ने जाते जाते अम्मा की बात एक लम्हे को रुक कर सुनी और फिर चले गई। अब्बा जैसे ही बैठक में गई अम्मा ने आकर आपा को लिपटा लिया। देख लेना मैं जहर खा लूंगी। वो तुम उस कमीने सफदर के साथ ब्याह की सोच रहे हैं। हाय उनका तो दिमाग खराब हो गया है। ये उस शख्स से शादी करेंगे जिसके बाप दादा ने खानदानी इज्जत लूट ली, मेरा राजपाट छीन लिया। अम्मा रोते रोते पलंग पर बैठ गई। अब उस कमीने को बीए करने के लिए अलीगढ़ भेज रहे हैं। आज ही तुम्हारे मामू को खत लिखूंगी, फिर देखूंगी कि सब कुछ कैसे होता है। वो डर गई कि मामू मियाँ जाने क्या करेगी, मगर फिर ये सोच कर उसे कुछ तसल्ली हुई कि अम्मा तो हमेशा ही मामू मियाँ को खत लिखा करती है, मगर वो 2-3 महीने बाद ही जवाब देते हैं। तुम्हारी दादी बेशरम थी जो सफदर के बाप को दामाद बनाकर अब तक जिंदा बैठी है। मैं तो उसी वक्त जहर खा लूंगी। आप क्यों परेशान होती, कुछ भी नहीं होगा। आपा जैसे कुएं के तह से बोले, उनका चेहरा सफेद हो रहा था। ये हमारे आसमानी बाप तो हमारे घर से लड़ाया खत्म करा दे। सफदर भाई के कमरे में जाते हुए चुपके चुपके दुआ कर रही थी। मिस मर्सी की याद कराई हुई दुआ उससे बहुत से दुखों से निजात दिला देती थी। कमरे में जाकर देखा कि वहां तो सफदर भाई भी रो रही थी। कुछ नहीं करता यह आसमानी बाप की। वो आसमानी बाप से भी रूठ गई थी और वो रोते रोते सफदर भाई से लिपट गई। सब रो रहे हैं, अल्लाह करे मैं मर जाऊं। वो बहुत संजीदा हो रही थी। अरे मैं तो अलीगढ़ जा रहा हूँ ना, इसलिए रो रहा हूँ। मुझे अपनी आलिया बिट्टू याद आएगी। उन्होंने हंसते हुए आंसू पोंछ दिए। तुम 10-11 साल की हो तो कितनी बड़ी हो गई, उन्होंने कहीं खा लगाया। मुझे मालूम है सब झूठ बोल रही है। सफदर भाई सिर्फ एक हफ्ते बाद अलीगढ़ जा रहे थे। एक हफ्ता मामपोस के सूरज की तरह जल्दी जल्दी डूबा जा रहा था और वो बीते हुए दिनों को उंगलियों पर गिनती रह जाती। वो कितनी रंजीदा रहने लगी थी। उसे यकीन था कि आपा के बाद सिर्फ सफदर भाई उसका ख्याल करती। आपा खामोशी से मोहब्बत करती, मगर सफदर भाई तो उसके साथी हैं जिनसे वो खेलती है, कहानियाँ सुनती है। वो चले जाएंगे तो फिर वो क्या करेगी। सफदर भाई ने एक दिन अपने कमरे में बंद होकर गुजार दिए। उन दोनों आसमान पर बादल छाने लगे थे। भीगी भीगी हवाएं चलती रहती। अम्मा ने सफदर भाई की सूरत देखने से इनकार कर दिया था। अब्बा ने अम्मा से बात करनी छोड़ दी थी। वो 10-11 बजे रात तक अंग्रेज दुश्मनी के ज़बानी इज़हार में मसरूफ रहती। आपा का मुतालिया बहुत तरक्की कर गया था। वो जो कुछ पढ़ती उसे हिफ्ज़ करने लगी थी। घंटों गुजर जाते मगर सफ़ा उलटने की नौबत ना आती। वो घर के माहौल से घबरा कर बाहर चबूतरे पर जा बैठती जहाँ चिपरासी बैठा गुड़गुड़ी पिया करता। वो चिपरासी से बातें करने लगती। तुम्हारी कितनी तनख्वाह है? 15 रुपये। तुमने अपना घर ईंटों का क्यों नहीं बनाया? हम
गरीब जो है बेटा, पक्का घर बनाकर लोगों की बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। उसे एकदम सफदर भाई के अब्बा याद आ जाते जो जीते जी किसी से इज्जत न करा सके। उसे वो सारी कहानी याद आने लगती जो कितनी बार आपा को सुनाई थी। उसका कलीजा दुखता दौड़कर सफदर भाई के पास चली जाती, मगर वो तो उन दिनों बात करना भूल गई थी। दूसरे दिन सुबह सफदर भाई अलीगढ़ चले जा रहे थे। अलीगढ़ जा रहे थे, उनका सामान बंधा रखा था। कमरा बिल्कुल उजाड़ मालूम हो रहा था। अम्मा उस दिन बड़ी बेताबी से सारे घर में टहलती रही। जरा जरा सी बात पर मामा को डांटते और आप बड़बड़ाती रही। घर से निकालने की बजाय उसे पढ़ने को भेजा जा रहा है। उस मरदूत को हमारी दौलत से पढ़ाकर हमारे सर पर बिठाना चाहती। अल्लाह उसे वापसी नसीब न करे। शाम को पापा सफदर भाई के कमरे में गए और बड़ी देर बाद बाहर निकले, फिर बैठक में चले गए। इतनी देर अम्मा तिलमिलाई फिरती रही। और रात बड़ी अंधेरी थी, आंधी बारिश के आसार थे। उस रात दालान में बिस्तर लगाए गए थे। खाने के बाद सब लोग लेट गए। बड़े ताक में रखी हुई लालटेन की बत्ती नीची कर दी गई। सोने से पहले उसने बड़े इल्हामाक से दुआ की थी कि आसमानी बाप सफदर भाई को रोक ले और सुबह कभी भी न हो। उस दुआ के बाद वो सो गई थी। सुबह के खौफ ने एक बार उसकी आंख खोल दी थी। उसने देखा कि आपा सफदर भाई के कमरे की तरफ से दबे कदमों आ रही हैं। फिर वो अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने उनकी धीमी सी सिसकी की आवाज सुनी और फिर सो गई। सफदर भाई सुबह टांगे पर बैठकर चले गए। जाने से पहले वो अम्मा के पास आए थे। जरा देर खड़े रहे, मगर जब अम्मा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं तो माँ की दुआएं लेते चले गए। वो दरवाजे तक उनके साथ गई, मगर जब टांगा कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाता चल दिया तो अब्बा की टांगों से लिपट कर रोने लगी। वो पहला मौका था कि वो अब्बा की टांगों से लिपट गई थी और उस सर पर हाथ फेर रही थी, वरना अब्बा को फुर्सती कहाँ मिलती जो किसी से मोहब्बत की इजहार करती। तो फिर कुसुम दीदी आ गई जो चुपके चुपके अब्बा से बातें करती रही। शाम को चाय के बाद अब्बा ने अम्मा से पूरे हफ्ते के बाद बात की थी। जब वो बीए कर लेगा तो वो काम जरूर करेगा, समझ गई? हम भी देखेंगे। अम्मा की आवाज में चैलेंज था। दिन गुजरते गए। सफदर भाई की याद मदम पड़ने लगी। स्कूल से आकर वो कुसुम दीदी के घर चली जाती और वहाँ हारमोनी पर कौन गिली गियो म्योरी श्याम की मश्क करती रहती। वो उनके घर में कितनी खुश रहती। उसे अपने घर की फिजा रास न आती। अम्मा भी हर वक्त फिक्रमंद और बपरी भी नजर आती। आपा उसी तरह या तो किताब के एक ही सफ़े पर नजर गाड़े पड़े रहते या फिर नजरें झुकाए किसी न किसी काम में अम्मा का हाथ बिटाती रहती। उसने जी ने फैसला कर लिया कि सफदर भाई के अलावा यहाँ कुछ गड़बड़ है। सफदर भाई के कमरे में बड़ा सा तख्त डाल दिया गया जिस पर सफेद चांदनी चादर बिछी हुई थी। खाने के लिए उसी पर दस्तरखान सज जाता। जब से सफदर भाई के कमरे में खाना शुरू हुआ तो आपा की खुराक बहुत कम हो गई थी। सफदर भाई ने अलीगढ़ जाकर सिर्फ एक खत लिखा था, उसके बाद उन्होंने कोई खत न लिखा। अब्बा ने मनी ऑर्डर से रुपए भेजे तो भी वापस कर दिए थे। उस रोज अब्बा बहुत रंजीदा थी, मगर अम्मा बेहद खुश नजर आ रही थी। वो बड़े तंज से हंस रही थी और अब्बा नजरें चुरा रहे थे। वो जानता है कि तुम उन्हीं रुपयों की वजह से उससे नफरत करती हो। आखिर अब्बा को बोलना ही पड़ा। अम्मा हमारे गुस्से की बिखर गई। तो क्या मैं उस पंच किसान के बेटे को सीने से लगाए रखती? क्या हमारी औलाद नहीं जो उस पर दौलत खर्च की जाए? वह एहसान फरामोश कमीना उसने रुपए वापस करके तुम्हारे मुंह पर मारे। उसे तुम्हारी जरूरत ही क्या है? बीए करेगा तो ऐश करेगा। सच कहा है किसी ने, असल से खता नहीं, कम असल से वफा नहीं। मेरी बहन का बेटा कम असल है और तुम्हारी भाई की बीवी पता नहीं किस भंगी की औलाद होगी। तुम्हारे भाई ने उससे शादी करके तुम्हारी कौम के मुंह पर थप्पड़ मारा है। खुदा की शान है, अंग्रेज भंगी भी हमारे हुक्मरान है। मेरे भाई भावज को कुछ कहा तो अच्छा न होगा। वो तुमको जानती है ना, इसीलिए मुंह नहीं लगाती। मेरी वजह से चुप रहती है, वरना कब का तुमको जेल भिजवा देती। अम्मा की आवाज भरा रही थी। वो भंगर मुझे जेल भिजवा देती? अब्बा गुस्से से चीखे। अम्मा जोर जोर से रोने लगे। आपा का चेहरा सफेद हो रहा था और वो दिल में बिलक रही थी। वो जितनी बड़ी होती जाती उतनी हसास। उसे अब्बा से शदीद मोहब्बत होती जा रही थी और अम्मा की झगड़ालू तबीयत से बेजारी बढ़ती जाती। मगर जब अम्मा को रोते देखती तो उसका दिल तड़प उठता। यही जी चाहता कि अम्मा को कलीचे में छुपा ले। अब आए तुम्हारा पंच भांजा, अगर बंगी से जूते न लगवाए हो तो मेरा नाम नहीं। अम्मा ने रोते हुए चैलेंज किया। जरूर आएगा और यही उसकी बारात आएगी। अब्बा जल्दी से बाहर चले गए। अम्मा देर तक बड़बड़ाती रही। एक दिन इस घर का अंजाम बहुत बुरा होगा। वो कमरे में चली गई।
आपा कमरे में पलंग पर औंधी पड़ी थी। आलिया बिट्टू, मैं उन्हें खत लिख दूंगी कि वो अब यहाँ कभी न आए। आपा ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उनका चेहरा कितना जर्द हो रहा था। मगर अब्बा जो कहते कि तुम्हारी शादी होगी सफदर भाई से, उसने आपा पर झुक कर कहा। ओफो, अम्मा ये शादी कभी न होने देंगी, और मुझे बदनामी से भी बहुत डर लगता है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। आपा ने बाजों में मुझ छुपा लिया। वो चुपचाप बैठी आपा का हाथ सहलाती रही। वो सब तो कैसी सच्ची सच्ची बातें सोच रही थी। सफदर भाई तो मजे से पढ़ते होंगे और उन्हें कोई याद भी ना आता होगा, मगर यहाँ सब उन्हें याद करके लड़ते मरते। सब कितनी फजूल बातें। सफदर भाई ने उससे भी तो एक खत न लिखा कि वो आपा को याद करते होंगे। अम्मा से नहीं कहना कि मैं रो रही थी। आपा ने आंसू से भीगा हुआ चेहरा उठाकर कहा। मैंने कब कभी कुछ कहा अम्मा से, वो जल ही तो गई। कुसुम दीदी कमरे में आ गए तो उठकर दालान में चली गई। उसे मालूम था कि अब वो दोनों किस किस्म की बातें करेंगी, फिर भी सब उससे हर बात छुपा दी, सिर्फ इसलिए कि खासी बड़ी होने के बावजूद तो सबसे छोटी थी। कोई भी उसकी दिली कैफियत न जानता था। कोई भी तो ये न सोचता था कि उसके दिमाग की क्या हालत है। कोई उसे समझने की कोशिश न करता। कोई ये न जानता कि वो तो अब स्कूल में दुआ करते हुए आसमानी बाप तक उसे अपने घर में रहमत नाजिल करने की दुआएं किया करती थी।